60, 70, 80 की दिहाइयाँ इस ममलकत पाकिस्तान में नज़रियाती कशमकश के 3 सालों से इबारत हैं। इन सालों में कौम परस्त सियासत और कम्युनिज्म दोनों हाथों में हाथ डाले सियासत की वादी पुरखार में नाराजन थे। इनमें कांग्रेस के हम रकाब सियासतदान और उलमा भी थे, जिनकी सियासत का कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग ने 1947 में जनाजा निकाल दिया था और तरक्की पसंद दानिशवरों, अदीबों और शायरों की एक नस्ल भी शामिल थी। इन दोनों की बुनियादी नफरत पाकिस्तान की इस्लामी असास से थी। तख्लीक पाकिस्तान के रोज़े अव्वल से इन कम्युनिस्टों, दानिशवरों और कौम परस्त सियासतदानों ने पख्तून और बंगाली कौमियत के इस्तेसाल और मजलूमियत के नारों के मलबूस में पाकिस्तान से नफरत का जहर एक मंसूबे के तहत भरा। दोनों कौम परस्तों के डांडे भारत से मिलते थे और बंगालियों को तो बरास्त आशीर्वाद थी। बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म का फखरिया ऐलान किया। मेरे मुल्क के बदजानत सेकुलर लिबरल दानिश्वर आज तक इस पूरे साने का इल्ज़ाम मगरबी पाकिस्तान के अवाम अब बकदर बुग़्ज़-ए-नात फ़ौज पर डालते हैं। दूसरी जानब पख्तूनिस्तान की कौम परस्त तहरीक ऐसी थी जिसे सोवियत यूनियन ने 1920 में अज़रबैजान में होने वाली कौमियतों की कॉन्फ्रेंस ने सींचा और तख्लीक पाकिस्तान के बाद भारत ने बरास्ता अफगानिस्तान इसमें अपना हिस्सा डाला। बरतानवी हिंदुस्तान की लड़ाइयों को पाकिस्तान के खाते में डाला जाता रहा, जिसकी वजह से ड्यूरेंट लाइन को एक आर्जी सरहद बताकर मारगला की पहाड़ियों तक पश्तूनिस्तान का नारा बुलंद किया जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती अना और मुखालफिन को बर्दाश्त न करने की खसलत ने जब सरहद ने नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत को बरतरफ किया तो बलूचिस्तान और उस वक्त के सूबा सरहद से कौम परस्त रहनुमा और कम्युनिस्ट इनकलाबी अफगानिस्तान कूच कर गए। इन रहनुमाओं के हमरा सोशलिज्म और कम्युनिज्म के नज़रियात के जानिसार और अंग्रेज़ी ज़बान के लेक्चरर जुमा खान सूफ़ी ने भी हिजरत की। वो 16 बरस काबिल में मुकीम रहे। 70 की इसी दिहाई में ये पश्तून और बलोच कौम परस्त रहनुमा अफगानिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म करते रहे। अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त के बाद जुमा खान सूफ़ी वापस आ गए और उन्होंने 40 साल बाद अपनी खामोशी तोड़ी और इन पसपर्दा कुव्वतों की कहानी बयान की जो पाकिस्तान में बाचा खान, अब्दुल वली खान, खैर बख्श मरी और अजमल खटक के ज़रिए अदम इस्तेहकाम पैदा करती रही थी। उनकी किताब फ़रेब नातमाम इस तल्ख़ हकीकत से पर्दा उठाती है कि कैसे भारत, अफगानिस्तान और रूस मिलकर इन सियासी रहनुमाओं के ज़रिए बलूचिस्तान और सरहद में सियासी अबतरी फैला रहे थे। जुमा खान सूफ़ी की ये किताब 2015 में आई थी और इसने पाकिस्तानी तारीख़ के उन किरदारों को बेनकाब किया जो कभी इस मुल्क में सुर्ख सवेरे की जद्दोजहद की अलामत और आजकल सेकुलर लिबरल बने हुए हैं। जुमा खान सूफ़ी एक ऐसा वाक़फ़ राज़ दरून मैखाना है जो अफ़गान सदूर सरदार दाऊद से लेकर डॉक्टर नजीबुल्लाह तक अफ़गानिस्तान के हर हुक्मरान के करीब रहा। डॉक्टर नजीबुल्लाह को तो जुमा खान सूफ़ी ने उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाई थी। इस किताब में जुमा खान सूफ़ी ने इस दुख का इजहार किया है कि वह तमाम सियासी लीडर जो काबुल और मॉस्को में बैठकर भारतीय सफारतखाने के तवस्सुत से पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौना किरदार अदा करते रहे, उन्हें जनरल ज़िया-उल हक ने महज भुट्टो दुश्मनी में माफ़ कर दिया। फ़रेब नातमाम एक ऐसी किताब है जिसे अमूदरमान कमीशन के हमरा एक साथ कौमी सियासी तारीख का हिस्सा बनाना चाहिए, इसलिए कि ये इन तमाम किरदारों के असल चेहरों से नकाब उलटती है। ये चेहरे आज भी मेरे मुल्क के मौजूद मोहतरम समझे जाते हैं। हमारा दानिश्वर उन्हें जमहूरी जद्दोजहद के हीरो बनाकर पेश करता है, लेकिन मेरे मुल्क से इन रहनुमाओं की नफरत कमाल की थी। ये लोग पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देते थे और आज भी ऐसा है, लेकिन रूस की फ़ौज को अमन व इंसाफ के अलमबरदार पुकारते थे और अब अमरीकी अफवाज को इंसानी हकूक़ की अलमबरदार कहते हैं। इन्हीं रहनुमाओं की करम फरमाई से पाकिस्तान के वजूद और सरहदों को मुतनाज़ा बनाने के लिए ड्यूरेंट लाइन का तनाज़ा मुद्दत ज़ेर बहस लाया जाता रहा। ये लाइन अफगानिस्तान और बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान उस वक्त खींची गई थी जब अफगानों के साथ गंदमक मादा हुआ था। पाकिस्तान को ये सरहद विरसे में मिली जिसे मुतनाज़ा बनाकर बलूचिस्तान और सरहद के पश्तूनों को अफगानिस्तान के पश्तूनों के साथ एक इकाई साबित करके पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक चलाना मकसूद थी। 60 और 70 की दिहाई में 3 नारे बुलंद हुए थे: बांग्लादेश, पश्तूनिस्तान और सिंधु देश। बांग्लादेश बन गया तो इन कुव्वतों को हौसला मिला, लेकिन सिंध में भुट्टो की मकबूलियत इस नारे को खा गई। दूसरी जानब माशी तरक्की ने पश्तूनों को अटक से पार पाकिस्तान के हर कोने में फैला दिया। ट्रांसपोर्ट और रोड साइड होटलों का कारोबार पख्तूनों के लिए मखसूस होकर रह गया और आज भी है। यूँ पूरे मुल्क में फैले पश्तूनों के मफादात ने पश्तूनिस्तान के नारे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। आखिरी बार डॉक्टर नजीबुल्लाह के दौर में महमूद खान अचकज़ई ने एक नारा बुलंद किया, द बोलाना ता चतराला पश्तूनिस्तान दी, यानी बोलान से चतराल तक पश्तूनिस्तान है। इस नारे को बलोचों ने अपनी खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर किया और कोयटा में 1988
کا وہ بھرپور جلسہ جس کی قیادت نواب اکبر بگٹی نے کی تھی، اس میں اعلان کیا گیا کہ چترال کو جو مرضی کہو مگر بولان کو پشتونستان مت سمجھنا۔ اس کے بعد پشتونوں اور بلوچوں میں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی کہ 80 اور 90 کی دہائیوں میں کوئٹہ خون سے رنگین ہو گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسی متنازع ڈیورنڈ لائن اور اس سے متعلق سازشی نظریات کے بارے میں تاریخی حقائق کے ساتھ جمعہ خان صوفی اب ایک نئی کتاب لائے ہیں جس کا نام ہے نام نہاد ڈیورنڈ لائن، دادے پوتے کی سرحد، دستاویزات اور تجزیات۔ یہ کتاب پشتو زبان میں لکھی گئی تھی، اب اس کا ایک ہی جلد میں انگریزی اور اردو ترجمہ شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں لاتعداد دستاویزات کی مدد سے جمعہ خان صوفی نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان کا زمینی دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں: پاکستان کے خلاف افغانستان کا زمینی دعویٰ جس قدر لغو اور بے بنیاد ہے اس کا مہذب دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعویٰ غیر منطقی، غیر قانونی، تاریخی حقائق سے عاری اور متصادم، غیر سیاسی اور غیر اخلاقی ہے۔ اس دعوے کی بنیاد محض جذباتی اور قوالی تعصبات پر قائم ہے جس کے لیے عالمی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے الفاظ کے ثبوت میں جمعہ خان صوفی نے اس کتاب میں ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں۔ جمعہ خان صوفی کی دوسری کتاب افغانوں کا پٹ خزانہ اصل جعلی خزانہ ہے، یہ بھی پشتو میں لکھی گئی، پھر اردو میں ترجمہ ہوئی۔ اس کتاب میں جمعہ خان صوفی نے 1944 میں شائع ہونے والی پشتو ادب کی مشہور کتاب پٹا خزانہ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ جمعہ خان کے مطابق ادب کی اس کتاب کو خاص سیاسی مقاصد کے لیے مرتب کیا گیا تھا تاکہ پشتو کو عبرانی سے بھی زیادہ قدیم ثابت کر کے قومیت کو اسلام سے مضبوط اور قدیم ثابت کیا جائے۔ اسی پٹا خزانہ اسد ولی خان کے اس زبان سے عام فکر نے جنم لیا تھا کہ ہم 3000 سال سے پشتون، 1400 سال سے مسلمان اور 60 سال سے پاکستانی ہیں۔ جمعہ خان کے بقول پٹا خزانہ کو افغان پشتونوں نے قرآن سے بھی زیادہ مقدس سمجھا تاکہ پشتون قومیت کا بیج نسلی تفاخر میں بویا جائے، لیکن جمعہ خان کے اس کتاب کے پوسٹ مارٹم نے حیران کر دیا ہے۔ یہ دونوں کتب بہت مختصر ہیں لیکن انکشافات حقائق کا خزانہ ہیں۔ جمعہ خان صوفی کی پہلی کتاب فریب ناتمام ایک ایسے پبلشر نے چھاپی تھی جس نے اسے لوگوں تک پھیلانے سے شاید عملاً روکے رکھا، اسی لیے جمعہ خان نے انہوں نے دونوں کتابیں خود چھاپی ہیں جو مدرجہ ذیل پتے اور فون نمبر پر دستیاب ہیں۔